फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोमोग्राफिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन हमारे पास ये वाले डायग्राम का है, ठीक है, दिस इज हाइपोसाइक्लॉइडल, ठीक है। दूसरा वाला जो ये होता है लीनियर। फर्स्ट ये जो है दिस इज लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन है वो लीनियर है। जो सेकंड वाला है दिस इज एलिप्टिकल, गोल जो आएगा बिल्कुल जो एलिप्स की तरह बना रहा है वो एलिप्टिकल। सर्कुलर आएगा तीसरा, दिस इज स्पाइरल। एंड फोर्थ वन ये हमारे पास हाइपोसाइक्लॉइडल जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, क्रैबट्री इफेक्ट इज ऑपोजिट टू, तो आंसर है इसमें हमारे पास PASTUER, पास्चर इफेक्ट, ठीक है। 4 इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज क्रैबट्री, दूसरा है हाल्डेन इफेक्ट, तीसरा है बोहर इफेक्ट, चौथा है पास्चर इफेक्ट, पांचवा है एंट्रोपिक इफेक्ट। इन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज क्रैबट्री इफेक्ट, इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज को ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है टू द टिश्यूज हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रैबट्री इफेक्ट। क्रैबट्री इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ट्यूमर सेल्स एंड इन यीस्ट सेल्स, ठीक है, इन दोनों सेल्स के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पास्चर इफेक्ट, जो कि ऑपोजिट होता है ऑफ क्रैबट्री इफेक्ट। जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है देन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट डिक्रीजेस, ग्लाइकोलाइसिस का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है बिकॉज नाउ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए हम एनर्जी को बना रहे हैं। ये नॉर्मल सेल्स में देखा जाता है कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विल डिक्रीज, ठीक है। तीसरा आता है बोहर इफेक्ट, BOHRS इफेक्ट। ये कहते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करता है या फिर एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज करता है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा ईजिली रिमूव कर देगा अपनी स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिससे कि हीमोग्लोबिन से हमारी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होती है। मतलब हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ के पास जाके वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट जब बनता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, जिसको कि टिश्यूज़ यूज़ करके एरोबिक रेस्पिरेशन बनाते हैं। दिस इज नोन एज बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट, हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट, जब ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन लीव्स हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। एंड दस हाल्डेन इफेक्ट में हीमोग्लोबिन इज हेल्पिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, बेसिकली बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज। लास्ट इज एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट, it means that there is increase in disorder or randomness. In cells, the energy breakdown from glucose increases the entropy. ठीक है, nature always moves towards more disorder unless energy is used to control it. Entropy effect basically ज़रूरत पर काम कर रहा है, नीड पर काम कर रहा है, ठीक है। जब हमारे पास ज़्यादा नीड होगी तो ये कम्प्लेक्स ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और फिर उससे एनर्जी निकालेगा। जैसे बॉडी अगर डिमांड कर रही है तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेगा, दैट इज़ नोन एज एंट्रोपी इफेक्ट। डिमांड कम, एंट्रोपी कम, रैंडमनेस कम, रैंडमनेस कम तो एनर्जी कम बनेगी, ठीक है। डिमांड ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा, रैंडमनेस ज़्यादा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ेल्वेगर सिंड्रोम इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, आंसर इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन पैरोक्सिसोम्स। जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन पैरोक्सिसोम्स में ढंग से नहीं होती तो हमारे पास ज़ेल्वेगर सिंड्रोम आ जाता है। These come under the category of paroxysomal disorders, ठीक है। Zellweger syndrome is cerebro-hepato-renal syndrome, ठीक है। 3 सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, cerebro-hepato-renal syndrome. Typical signs include dysmorphic facies, FACIES, progressive degeneration of brain, liver, kidney, with death within 6 months of onset, ठीक है। इसके साथ हाइपोटोनिक सीजर्स और पुअर फीडिंग हो जाती है पेशेंट के अंदर। डिस्टिंक्टिव फेसेस हो जाती है, FACIES, मतलब कि आप एक्सटर्नली देखकर ही आपको लग जाएगा पता कि ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, ठीक है। देयर इज रेटिनल डिस्ट्रॉफी, देयर इज सिवियर हियरिंग लॉस एंड सिवियर DD। DD मीन्स डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, ठीक है। डायग्नोसिस में बायोकेमिकली अगर हम जांच में देखेंगे तो हमारे पास सीरम वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विल बी सीन, VLCFAs will be seen, very long chain fatty acids will be seen, and gene test will be positive.
जेनेटिक टेस्ट में हमारे पास म्यूटेशन इन PEX जीन दिखाई देगी। कौन सी जीन? PEX जीन में म्यूटेशन होती है, यूजली PEX1, PEX6 और PEX26, ठीक है। इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ ज़ेल-वर्जर सिंड्रोम। इस देखो बेसिक अगर बात करें तो इस जो PEX जीन है इसमें कोई भी हमारे पास डिफेक्ट अगर आता है तो इसमें पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं सेल्स के अंदर और फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन पेरोक्सिसोम्स फॉर्म ही नहीं हो रही प्रॉपरली तो हमारे पास फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिससे कि हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड बनेगा जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा दैट विल अफेक्ट द ब्रेन, लिवर, किडनीज। Next, the fungal or disease organisms are large, having non-septate hyphae with branching at obtuse angles. ठीक, associated with ophthalmoplegia, meningoencephalitis and cellulitis, which is the answer. तो आंसर है हमारे पास phycomycosis। ठीक है, phycomycosis is an uncommon condition of gastrointestinal tract and skin, most commonly found in dogs and horses. The condition is caused by a variety of molds and fungi, and the individual he forms पाइथोसिस, ज़ाइगोमाइकोसिस एंड लेगेंडायोसिस। अब ये तीनों जो हैं दैट इज़ पाइथोसिस एंड ज़ाइगोमाइकोसिस, लेगेंडायोसिस, ये तीनों सिम्टम्स देते हैं जैसे ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस एंड सेलुलाइटिस। ठीक है, एक बार कैरेक्टर्स फिर से पढ़ लेते हैं। फाइकोमाइकोसिस इज़ अ फंगल डिजीज ऑर्गेनिज्म, लार्ज, नॉन सेप्टेट हाइफे, ब्रांचिंग एट ऑब्ट्यूज एंगल, और डिजीज कौन सी करा रहा है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया, meningoencephalitis and cellulitis. Next question, HDL is increased by, चार ऑप्शन दिए हमारे पास, एक्सरसाइज, विटामिन E, एस्पिरिन, DHEA। आंसर है हमारे पास एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली द एरोबिक एक्सरसाइज जो हम रनिंग वगैरह करते हैं, दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद हायर HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी। अब बेसिकली HDL का तो पता ही होता है, HDL इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑल्सो कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। इट्स अ लिपोप्रोटीन दैट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू लिवर। ठीक है, लिवर में जाके ये एक्सक्रीशन वाले पाथवे में चला जाता है। इट इज़ मेनली कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इज डेंसेस्ट टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, सबसे ज़्यादा डेंस टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन है और ये कैरियर की तरह काम कर रहा है। HDL बेसिकली एक कैरियर है ऑफ फैट्स। ठीक है, इट इज़ अ लिपोप्रोटीन दैट कैरीज फैट्स, बट द फैटी एसिड्स विद इन HDL आर मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि हमारे पास PUFAs होते हैं, जैसे पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फॉर एग्जांपल लिनोनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज इज स्टिमुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज सिट्रेट से स्टिमुलेट हो सकती है, ATP से स्टिमुलेट हो सकती है, इंसुलिन से स्टिमुलेट हो सकती है, और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज एसाइल कोएंजाइम A। एसाइल कोएंजाइम A कभी भी इसको स्टिमुलेट नहीं करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A को। एसाइल कोएंजाइम A है, ACYL कोएंजाइम A, वो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन जैसे कि को स्टिमुलेट करता है। बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है वो एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज की वजह से होती है, एंड दिस इज नीडेड फॉर फैटी एसिड ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज, तो ये हमारे पास है एक इमेजिंग स्टेंट फॉर इम्प्लांट्स। इमेजिंग स्टेंट फॉर इम्प्लांट्स, बेसिकली स्टेंट इज यूज्ड इन द इम्प्लांट डेंटिस्ट्री एज अ गाइड और टेम्पलेट। ठीक है, एक गाइड की तरह यूज़ होता है या फिर टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है, जो कि ज़्यादातर हमारे पास क्लियर एक्लाइरिक रेजिन का बना होता है, दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द पोजीशन ऑफ द इम्प्लांट ड्यूरिंग रेडियोग्राफिक इमेजिंग। Along with this, the radiographic stents are used to determine the width and height of pre-planned implants. ठीक है, 2 or 3 cross-sectional tomographic slices are required to pre-plan each intended implant in a site. ठीक है, 3 डायमेंशनल हमें उसका इम्प्लांट का लोकेशन जो है उसे ढंग से देखना होता है फॉर प्लानिंग द इम्प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट्स द ब्लड क्रेटिनिन लेवल्स मोस्ट एक्यूरेटली। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, जिनमें से सही ऑप्शन जो है दैट इज एंजाइम SA। इट इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड क्रेटिनिन बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लिसरोस्फिंगोलिपिड। ठीक है, ग्लिसरोस्फिंगोलिपिड का दूसरा नाम होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। दे कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड की चेन होती है, फॉस्फेट होता है और अमीनो एसिड की चेन इसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरोस्फिंगोलिपिड्स आर लेसिथिन, कार्डियोलिपिन एंड प्लाज्मालोजेंस। ठीक है, लेकिन स्फिंगोमाइलिन
Sphingomyelin is not an example of glycerosphingolipid or glycerophospholipid. Next, the vitamin which helps in absorption of iron is which vitamin? तो आंसर है हमारे पास विटामिन सी. ठीक है, ये सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे पास बेस्ट होता है आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए. एंड ईटिंग फूड्स विद विटामिन सी कैन हेल्प टू बूस्ट आयरन अब्जॉर्प्शन बाय 50% to 70 to 80% ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड फाउंड इन कोलेजन इज व्हाट? आंसर इज ग्लाइसिन. ठीक है, ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमीनो एसिड होता है और इसके डाइटरी सोर्स होते हैं मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, सोया प्रोडक्ट्स. ठीक है, जेलेटिन या कोलेजन रिच प्रोडक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. कोलेजन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन. In fact, every third to fourth amino acid in collagen is glycine. Collagen is the most abundant protein in your body. Collagen सबसे ज़्यादा abundant protein होती है बॉडी में जो कि strength provide करती है basically to your muscles, skin, cartilage, bones, bony ligaments. Next, zinc is a cofactor for which enzyme? Zinc is a cofactor for carbonic anhydrase. किसके लिए होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए. कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर एट इट्स एक्टिव साइट नेम्ड एज जिंक आयन. ठीक है, जिंक आयन हेल्प्स टू एक्टिवेट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रायर टू देयर रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन occurs inside the red blood cells and also in the renal tubule cells, especially in proximal convoluted tubule. ठीक है, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से H2CO3 बनता है और H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 नेगेटिव बाहर निकल जाता है. ठीक है, बेसिकली एसिड बेस बैलेंस और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़रूरी होती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाने के लिए हमारे पास ये जो जिंक है, ठीक है, वो ज़रूरी होता है. जिंक का काम क्या है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव? तो आंसर में हमारे पास जो लिपोप्रोटीन है दैट इज HDL. HDL ऑफन रेफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल. मतलब इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं. ये लिपोप्रोटीन्स फैटी एसिड्स को कैरी कर रहे हैं. दे आर अ कैरियर. ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास जैसे प्यूफाज होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेनोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, उनको कैरी करके लिवर तक लेके जाते हैं और लिवर से ये एक्सक्रीट करवा देते हैं. तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करके रख रहे हैं, जिससे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है, CVS का जो रिस्क है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गया या फिर कोई थ्रोम्बस बनना या फिर कोई प्लाक बनना इन द आर्टरीज, वो कम हो जाता है. नेक्स्ट, ट्रैपिंग ऑफ अमोनिया कैन बी डन बाय. तो आंसर है ग्लूटामीन सिंथेटेज. ट्रैपिंग ऑफ अमोनिया ग्लूटामीन सिंथेटेज से होता है. इन द ब्रेन द ग्लूटामीन सिंथेटेज GS विच इज़ लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन एस्ट्रोसाइट्स. एस्ट्रोसाइट्स जैसे कि नाम बता रहा है, ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं in the central nervous system that nourish the neurons, maintains the blood-brain barrier and regulate the ionic and neurotransmitter balance around the nerve cells. And they are largely responsible for both blood-derived and metabolically generated ammonia. ठीक है, major pathways for cerebral ammonia generation include glutaminase reaction and the glutamate dehydrogenase reaction, GDH. ठीक है, तो जो अमोनिया को ट्रैप करने की जो एंजाइम है वो ग्लूटामीन सिंथेज आती है, सिंथेटेज. नेक्स्ट, रिप्लेसिंग एलेनिन बाय विच ऑफ द अमीनो एसिड विल इंक्रीज द UV अब्जॉर्बेंस ऑफ प्रोटीन एट 280 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ. तो अगर हम एलेनिन को रिप्लेस कर देते हैं बाय ट्रिप्टोफैन, तब हमारे पास UV अब्जॉर्बेंस ऑफ प्रोटीन 280 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है. लेट्स डिस्कस द UV अब्जॉर्प्शन मेथड. प्रिंसिपल क्या है? प्रोटीन्स शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एट UV 280 नैनोमीटर प्राइमरली ड्यू टू द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन. दे आर रेजिड्यूज इन प्रोटीन्स. ठीक है, अगर ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन होंगे तो प्रोटीन्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करते हैं एट 280 नैनोमीटर्स. द कंटेंट ऑफ ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन इन प्रोटीन्स फ्रॉम ईच ऑफ द फूड सोर्सेज इज फेयरली कॉन्स्टेंट. Thereby the extinction coefficient, that is E280, or the molar absorbability, that is EM, must be determined for individual proteins for protein content estimation. Application of UV absorption method. It is used for protein content estimation of meat and milk products. ठीक है, ये UV अब्जॉर्प्शन मेथड से हम पता लगाते हैं कि प्रोटीन कंटेंट कितना है मीट और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर. दिस टेक्निक इज़ बेटर अप्लाइड इन अ प्योरीफाइड प्रोटीन सिस्टम
or the proteins that have been extracted in alkali or denaturating agents such as 8-M-urea। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है कि ये यूवी अब्जॉर्प्शन मेथड रैपिड होता है, नॉन इंटरफेरेंस विद अमोनियम सल्फेट आ जाती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। नेक्स्ट, द एसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फाइल प्रोवाइड्स लेस स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट canal axis and there are 3 cutting edges located on 3 different radiuses R1, R2, R3। ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है जिसमें ऐसा होता है? एसिमेट्रिकल, लेस स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कैनाल में 3 कटिंग एजेस होती है। तो आंसर है हमारे पास दैट इज रिवो एस फाइल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, रिवो एस फाइल सिस्टम जो होती है वो एसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन की होती है। पहले तो इसमें 3 कटिंग एजेस होती हैं लोकेटेड ऑन 3 डिफरेंट रेडियसेस R1, R2, R3। ये है R1, ये है R2 और ये R3। मतलब एक ऐसे और एक ऐसे 3 कटिंग्स, ये स्नेक लाइक मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द रूट कैनाल हम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस ओपनिंग? द मेजर ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस ओपनिंग इज टू अचीव अनइम्पेडेड स्ट्रेट लाइन एक्सेस टू द कैविटी, और वी कैन से टू द अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन को स्ट्रेट लाइन एक्सेस हमें मिल सके, उसके लिए हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं। Objectives of access opening is first is straight line access SLA to the apical foramen or to the initial curvature of the canal. Second is to locate and visualize all the orifices. ठीक है। Third of major objective of access opening is to conserve the sound tooth structure. Next, accessory canals are most common in apical third, more common in the posterior teeth. The entire sentence is true कि एसेसरी कैनाल जो होती हैं वो ज़्यादा कॉमन होती है अपाइकल थर्ड तक, और पोस्टीरियर टीथ में ज़्यादा कॉमन होती है एसेसरी कैनाल्स। एसेसरी कैनाल्स वी नो दैट दीज आर माइन्यूट कैनाल्स दैट एक्सटेंड इन अ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेटरल डायरेक्शन फ्रॉम द पल्प टू पेरियोडोंशियम। ठीक है, 73.5% अपाइकल थर्ड पे होती हैं, 11.4% मिडल थर्ड पे होती हैं और 15.1% सर्वाइकल थर्ड पे होती है। मतलब अपाइकल सबसे ज़्यादा, उसके बाद सर्वाइकल थर्ड, उसके बाद आता है मिडल थर्ड। ठीक है, दे कंटेन कनेक्टिव टिश्यू बट वेसल्स बट डू नॉट सप्लाई द पल्प विद कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, जो एसेसरी कैनाल है उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, वेसल्स भी होंगी, लेकिन ये कोलेटरल सर्कुलेशन शो नहीं करती, मतलब दांत को कोलेटरली सप्लाई नहीं करती हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द एंट्रैपमेंट ऑफ पेरियोडोंटल वेसल्स इन हार्टविक एपिथेलियल रूट शीट सिस्टम ड्यूरिंग कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जब कैल्सिफिकेशन हो रही होती है तो जो पेरियोडोंटल वेसल्स होती हैं वो HERS दैट इज हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ के अंदर फंस जाती हैं, उसकी वजह से हमारे पास एसेसरी कैनाल्स बनती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ट्रू स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। पेरियोडोंटल एब्सेस इट इज जनरली लोकेटेड विद इन द वाइटल टूथ इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस विच इज लोकेटेड इन द टूथ विच इज नॉन वाइटल। ठीक है, एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस नॉन वाइटल टूथ के अंदर आएगी और पेरियोडोंटल एब्सेस हमारे पास वाइटल टूथ के अंदर आएगी। डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पेरियोडोंटल एब्सेस एंड पेरीअपाइकल एब्सेस। जो पेरियोडोंटल एब्सेस है दैट इज एसोसिएटेड विद वाइटल टूथ, पेरीअपाइकल विद नॉन वाइटल टूथ। ठीक है, पेरियोडोंटल एब्सेस में केरीज नहीं होती, नो केरीज इज देयर इज पॉकेट प्रेजेंट। ठीक है, लेटरल रेडियोलुसेंसी दिखाई देगी, दांत मोबाइल हो जाएगा। पेरियोडोंटल एब्सेस में जब टूथ के अराउंड पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और एब्सेस बन चुका है तो वहाँ पे मोबिलिटी ऑफ टूथ आ जाएगा। टेंडरनेस और परकशन पॉजिटिव होगा, परकशन सेंसिटिविटी वेरिएबल हो सकती है। साइनस ट्रैक प्रेजेंट हो सकता है दैट इज ओपनिंग वाया केराटिनाइज्ड जिंजाइवा। ठीक है, साइनस ट्रैक ओपन करता है बाय केराटिनाइज्ड जिंजाइवा। दूसरा आता है पेरीअपाइकल एब्सेस। पेरीअपाइकल एब्सेस सबसे पहले हमने बात की नॉन वाइटल टूथ के साथ एसोसिएटेड है। पेरीअपाइकल एब्सेस केरीज के साथ एसोसिएटेड होता है, पॉकेट के साथ नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में। पेरीअपाइकल एब्सेस तभी बोलेंगे जब केरीज के साथ एसोसिएटेड होगा। अपाइकल रेडियोलुसेंसी आएगी, अराउंड द टूथ लेटरली रेडियोलुसेंसी नहीं आएगी, अपाइकल रेडियोलुसेंसी आएगी इन पेरीअपाइकल एब्सेस। नो और मिनिमम मोबिलिटी विल बी सीन। पेरीअपाइकल एब्सेस में ज़रूरी नहीं है कि मोबिलिटी आए। ठीक है, टेंडरनेस ऑफ परकशन इसमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन परकशन सेंसिटिविटी हाई होती है। पेरियोडोंटल एब्सेस के केस में परकशन सेंसिटिविटी वेरिएबल हो सकती है और इसमें हाई होती है। साइनस ट्रैक ओपन वाया एल्वियोलर म्यूकोजा। साइनस ट्रैक कहाँ से? एल्वियोलर म्यूकोजा से ओपन करता है पेरीअपाइकल एब्सेस के अंदर। नेक्स्ट, द बेस्ट स्टोरेज एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व द नॉर्मल वाटर कंटेंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड इम्प्रेशंस इज व्हाट? आंसर इसमें हमारे पास 100% ह्यूमिडिटी। ठीक है,
ताकि वाटर कंटेंट जो हमारा हाइड्रोक्लोराइड है उसके इम्प्रेशन का वाटर कंटेंट सेम रहे, हम उसे 100% ह्यूमिडिटी के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। दिस इज़ डन सो एज टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड डायमेंशंस ऑफ द इम्प्रेशन फॉर सम टाइम, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करती है तो जेलेशन होता है, ठीक है। जेलेशन जब होगा तो जो मटेरियल है वो रिटेन होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द वॉल्स, ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज गैप्स बन सकते हैं और अपना जो वो इम्प्रेशन का जो डायमेंशन है वो चेंज हो सकता है। देखो, अगर हमारे पास रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड होता है, अगर उसको हम हवा में स्टोर करते हैं, एयर में स्टोर करते हैं, तो देन इट विल श्रिंक, ये अपना वाटर कंटेंट लूज़ कर देगा। अगर उसको हम वाटर में श्रिंक करेंगे, सेव करते हैं या फिर वाटर में स्टोर करते हैं, तो वो स्वेल अप कर जाता है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम उसे 100% ह्यूमिडिटी के अंदर स्टोर करके रखें। लेकिन ह्यूमिडिटी के अंदर 100% स्टोर करने के बाद भी वो सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम अपना डायमेंशनल एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो अगार हमारे पास आ गया रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड और जो एल्जीनेट है वो इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड आ गया। नेक्स्ट, द इनिशियल थ्रेशोल्ड फॉर इलेक्ट्रिक टेस्ट इन अ ट्रॉमेटिक टूथ इज़ हाउ मच। इनिशियल थ्रेशोल्ड जो होता है हमारे पास is usually delayed or increased, but clinical testing should begin at a low current, that is 0 to 10 microampere, ठीक है, for a traumatic tooth. अब इसमें आंसर क्या है? This initial threshold is done to establish a baseline of physical status of the pulp. देखो, आफ्टर ट्रॉमा एक बेसिक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट सारे इंसाइजर जो भी हमारे पास ट्रॉमा में आए हैं उन सब की वाइटलिटी हम चेक करेंगे। अगर पेशेंट काम और कोऑपरेटिव है उस टाइम तो इलेक्ट्रिक बल्ब टेस्टिंग चेक करते हैं, ठीक है। रिसेंटली ट्रॉमेटाइज्ड टूथ, उसमें चोट की वजह से, कंकशन की वजह से हो सकता है कि इनिशियली वो रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी वाइटल हो। टीथ विद ओपन एपिसिस, जिन दांतों के एपिसिस खुल चुके हैं ट्रॉमा की वजह से, वहाँ पर लो रीडिंग आती, फॉल्सली लो रीडिंग आती, मतलब 0 से 10 या 11 के बीच में, माइक्रो एम्पियर के बीच में हमारी रीडिंग से, तो हो सकता है 0.1 0.3 तक की रीडिंग आ जाए, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड अ बेस लाइन रीडिंग सून आफ्टर इंजरी टू कंपेयर द लेटर टेस्ट। हमें एक बेस लाइन उस टाइम बना लेनी है कि इस टाइम हमारे पास कितनी कितनी रीडिंग आ रही है। अगर बाद में ये रीडिंग नॉर्मल तक आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर RCT, ठीक है। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग लॉस और रिकवरी ऑफ वाइटलिटी। अगर यहाँ से रीडिंग बढ़ रही है तो मतलब वाइटलिटी जा रही है, अगर रीडिंग घट रही है तो मतलब वाइटलिटी ठीक ठीक ही है। फाइनल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि हम इंट्रूसिव लक्सेशन ऑफ परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग एनामल हाइपोप्लेजिया हो रखा है, वहाँ पर हमारी वाइटलिटी जो है वो वेरिएबल आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाइकल रेस्टोरेशंस फेल मोस्टली ड्यू टू, तो इसमें 3 आंसर है हमारे पास। दे फेल ड्यू टू इनएडिक्वेट मॉइस्चर कंट्रोल, दे फेल ड्यू टू मार्जिनल जिंजिवाइटिस, दे फेल ड्यू टू कस्पल फ्लेक्चर। जब कस्प कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्लेक्चर करते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो रेस्टोरेशन पे फोर्स लगती रहती है, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह से निकलती रहती है। That leads to failure. The failure of cervical adhesive restorations is mostly attributed to inadequate moisture control, inadequate adhesion due to different opposing substrates as enamel and dentine. ठीक है, differences in dentine composition can also lead to failure of cervical restoration. Also the cusp movement during occlusion, ये बहुत ही माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these cusp movements also affect the cervical restorations. Next, the fluoride release from the GIC restoration is replaced by what? Fluoride जब release होता है, that is replaced by hydroxyl ion. Theory: the fluoride ions from the glass matrix is sustained and occurs a long period of time. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फ्लोराइड आइंस जो हैं वो सस्टेन रहते हैं और निकलते रिलीज रहते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं। द फ्लोराइड रिलीज इज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग रिएक्शन एंड द आयन एक्सचेंज process in the cement, GIC, ठीक है। In this process the fluoride from the glass ionomer cement is being replaced by carboxylates and water, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो कार्बोक्सिलेट और वाटर से मिलकर इस फ्लोराइड को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ अ डाई इज़ नॉट सीटेड प्रॉपरली, डाई is not seated properly in an articulator resulting onlay will be, देखो अगर आर्टिकुलेटर पे पहले ही ढंग से नहीं बैठ रही डाई तो onlay के ऊपर भी हमारे पास ऑक्लूजन उसका ढंग से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हल्की सी उठी हुई है, डाई सीटेड नहीं है प्रॉपरली आर्टिकुलेटर पर भी, तो दिस विल लीड टू सुप्रा ऑक्लूजन एंड एक्सेसिव ऑक्लूजल हाइट ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ क्राउन, जो वो लैब वाला बना के देगा। नेक्स्ट, कीटैक एंडो इज़ अ, देखो कीटैक एंडो हमारे पास
ब्रांड नेम है ग्लास आइनोमर बेस्ड सीलर का। इट इज़ रिकमेंडेड बाय पिटफोर्ड in 1970 and reintroduced by Ray and Selzer SELIZER 1991. Marketed as Keytech Endo, during setting they form a hard polysalt gel which tightly adhere to dentine. Because of their adhesive qualities, they can potentially be used as root canal sealers. It can be triturated and injected in the root canal. Also, next, which obturation technique is preferred in case of complex root canal anatomy? complex root canal anatomy में हमारे पास warm vertical compaction करते हैं, warm vertical compaction. Warm vertical compaction was given by Schleider SCHILDER, ठीक है. It is a method of 3-dimensional filling of radicular spaces. Preparation requirement में क्या होता है कि preparation of the canal with continuously tapering funnel shape and keeping the apical foramen as small as possible. इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास प्लगर आ जाते हैं, हीट सोर्स आ जाता है, ठीक है. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड. तो बेस्ट ऑब्चुरेशन टेक्निक इन केस ऑफ कम्प्लेक्स रूट कैनाल एनाटॉमी इज वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन गिवन बाय स्लाइडर.